नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि धर्म के आधार पर बनने वाले पाकिस्तान के लोग अब आजादी क्यों मांग रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आज पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की मांग करने वाले वहां के अल्पसंख्यक नहीं बल्कि मुसलमान हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो या फिर पीओजे के। एक तरफ पाकिस्तान जहां 4 हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता आटे के लिए तरस रही है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ईरान में पुल, पावर ग्रिड, रेल की पटरी को निशाना क्यों बना रहे हैं। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने यूक्रेन के पावर ग्रिड और नागरिक ढांचों पर रूसी हमलों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का घोर उल्लंघन बताया था। यहां तक कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ। जो अमेरिका दूसरों को ज्ञान दे रहा था, अब वही पिछले 5 दिनों से ईरान के पावर ग्रिड, पुल और ऊर्जा ढांचों पर लगातार बम बरसा रहा है। जो नियम दुनिया के लिए है, क्या वो अमेरिका पर लागू नहीं होता? इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत में ग्रीन इकोनॉमी को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। कार तक के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन खुद बना चुका है। जर्मनी की 742 करोड़ की ट्रेन के मुकाबले भारत ने केवल 112 करोड़ रुपए में यह स्वदेशी ट्रेन तैयार कर ली है और आज पीएम मोदी ने इसे हरी झंडी दिखा दी। आखिर में आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट के बारे में बताएंगे, जिसने खेल का पूरा समीकरण बदल दिया है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या ज्यादा कमाई और भारत पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा मैच कराने के लिए आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदला। लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तारीख से करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गवाही किताबें नहीं, तारीखें देती। यह तारीख 23 मार्च 1940, जब लाहौर के मिंटो पार्क में मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया था। इसी अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया। पहली बार 2 नेशन थ्योरी को लोगों के सामने रखा गया, जिसका उद्देश्य था भारत की भूमि को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करना, और साल 1947 में ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तारीख को हम आज क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जिस पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ और जिस विभाजन को तब यह कहकर पेश किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग देश ही स्थायी समाधान है, आज लगभग 8 दशक बाद उसी पाकिस्तान में विभाजन की मांगे उठ रही हैं। और ये विभाजन मांगने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं हैं, इनमें बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, इनमें खैबर पख्तूनवा के मुसलमान हैं और इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब उस संकट में जाता हुआ दिख रहा है जिसकी भविष्यवाणी कुछ सालों पहले हो गई थी। यह भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका का एक ग्लोबल थिंक टैंक था, जिसका नाम है कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है, वहां पख्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तान का यह प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए या पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग देश बन जाए। पिछले 1 साल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनिस्तान देश बनाने की मांग को लेकर कई हमले किए और यहां पाकिस्तान की सेना अब भी बहुत बड़े संघर्ष का सामना कर रही है। दूसरा है बलूचिस्तान प्रांत, जहां कई दशकों से आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है, जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। तीसरा है सिंध प्रांत, जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान का यह प्रांत भी विभाजित हो सकता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। चौथा है पंजाब प्रांत, और ऐसा संभव है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सीमित रह जाए। और ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए आज आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आज पाकिस्तान की आबादी 53% आबादी अकेले इसी
पंजाब प्रांत में रहती है, जबकि 23% आबादी सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनख्वा में रहती है और केवल 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। सोचिए, आधा पाकिस्तान केवल पंजाब में रह रहा है और यही कारण है कि पंजाब प्रांत का हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है और जो बाकी प्रांत हैं उनकी अनदेखी होती है। इन प्रांतों में आजादी के लिए विद्रोह किया जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा विद्रोह बलूचिस्तान में होता है, जिसकी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में 44% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में लगभग आधा रह जाएगा। अब भी बलोच नेता मीर यार बलोच का दावा है कि उनके प्रांत के 85% इलाकों पर पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो गया है और उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो क्षेत्रफल के मामले में यह जर्मनी से भी बड़ा देश होगा। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की 40% गैस, कोयले और बिजली का उत्पादन अकेले इसी प्रांत में होता है। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 साल की लीज पर दे दिया है। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बलूचिस्तान की 909 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने और दुर्लभ खनिजों को निकालने की जो डील की है, उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व और दुर्लभ खनिज बलूचिस्तान में ही हो सकते हैं। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकला तो ये इस सदी का सबसे बड़ा विभाजन माना जाएगा। ऐसा विभाजन जिसमें शायद बलूचिस्तान को आजादी के बाद भी मान्यता न मिले, लेकिन पाकिस्तान से वो अलग हो जाए। बलूचिस्तान के बाद दूसरा संकट पीओजेके और गिलगित बल्टिस्तान में है। पीओजेके में अब भी सस्ती बिजली, सस्ते अनाज और नौकरियों को लेकर जन विद्रोह भड़का हुआ है। वहां के मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए। बस स्थिति यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 8000 अतिरिक्त जवानों को पीओजेके में तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ गिलगित बल्टिस्तान की विधानसभा ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पाकिस्तान की सरकार से यह मांग हुई है कि गिलगित बल्टिस्तान को एक प्रांत का दर्जा दिया जाए और यह सब कुछ घबराहट में हो रहा है। कारण इतना ही है कि पाकिस्तान के अंदर पड़ती दरारें उसे तोड़ रही हैं और इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि जो पाकिस्तान इस्लाम धर्म के नाम पर बना, अब उसी इस्लाम धर्म के लोग इसी पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में उससे आजादी मांग रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि 23 मार्च 1940 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे को स्थायी समस्या का समाधान बताया, वो सही नहीं था और पाकिस्तान के ये हालात इस पर मुहर लगाते हैं। पाकिस्तान में आज आजादी के साथ आटे का सवाल भी गूंजा। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के पंजाब राज्य के खाद्य विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं की आपूर्ति और ट्रांसपोर्ट परमिट को ब्लॉक कर दिया था और इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि अब पाकिस्तान में लगभग 45 बड़ी आटा मिलें पूरी तरह बंद होने के कगार पर आ गई हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गेहूं की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कोटली जैसे इलाकों में आटे की भारी किल्लत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार नहीं होगा। पाकिस्तान में यह परंपरा बन गई है कि वहां हर 6 महीने में आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और गेहूं का ऐसा संकट भी तब पैदा होता है जब पाकिस्तान में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होती है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान में गेहूं का इतना उत्पादन होता है तो पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों को तरसना क्यों पड़ता है? इसके पीछे एक विचित्र सा कारण है। विचित्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस आटे से अक्सर भ्रष्टाचार की रोटियां सेकी जाती हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जिसके पास वहां आटे की मिल न हो। नवाज शरीफ, अभी जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, वहां आटे की मिलों पर इन सब ने कब्जा किया हुआ है और आरोप लगता है कि यही राजनीतिक परिवार आटे का एक संकट पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल संकट, ताकि इस संकट में
वो मुनाफा कमा सकें। और दूसरा, वहां सरकार आटे की जरूरी खरीद कभी पूरी ही नहीं कर पाती, जिसके कारण बड़े बड़े दुकानदार और प्रभावशाली लोग आटे की जमाखोरी कर लेते हैं। और जब आटे की किल्लत पैदा होती है तो यही आटा काला बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। और कई बार यह भी आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर आटे का संकट पैदा करती है। अंग्रेजी में इस सिद्धांत को मैन्युफैक्चर्ड स्कैर्सिटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी को जानबूझकर बनाए रखना या उसका प्रबंधन इस तरह करना कि लोग लगातार उसी समस्या में उलझे रहें। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि रोजमर्रा की जरूरतों में लोग इस कदर उलझ जाएं कि बाकी बड़े मुद्दों पर सवाल न पूछें। यह तरकीब कई देशों में अपनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान इसमें अव्वल रहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग फिर से पूछ रहे हैं, आटा कहां मिलेगा। खैर, अब तक आपने जो देखा वो हमारे अपने देश भारत में हुआ, उस भारत में जिसे कई लोग इसे फैशनेबल मानते हैं कि भारत को असहनशील कहें। लेकिन असहनशीलता होती क्या है और किसी देश में अल्पसंख्यक कैसे खतरे में आते हैं, उसे आज आप हमारे अगले विश्लेषण से समझिए। कल हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 20 साल बाद कोलकाता वापस लौट रही हैं। उन्हें कोलकाता और उससे पहले बांग्लादेश इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनका विरोध किया था और उनके मशहूर उपन्यास लज्जा के खिलाफ फतवे भी जारी किए थे। और ये पूरी कहानी कल हमने आपको विस्तार से बताई थी, लेकिन आज हम इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। और आज मैं अपने साथ इस उपन्यास की एक कॉपी भी लेकर आई जो साल 1993 में प्रकाशित हुई थी। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस उपन्यास में ऐसा क्या था कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह उपन्यास वर्ष 1992 के उन हिंदू विरोधी अत्याचारों पर लिखा गया था जब अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना के बाद बांग्लादेश में कई हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इन्हीं पीड़ित परिवारों में एक परिवार ढाका का था जिसे दत्त परिवार कहते थे, और यह उपन्यास इसी परिवार पर लिखा गया है। आज जब आप इस परिवार की कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म हुए। जिस दत्त परिवार की इसमें कहानी लिखी है उसमें कुल 4 लोग थे। सुधामय दत्त, उनकी पत्नी किरणमयी दत्त, उनके बेटे सुरंजन दत्त और बेटी नीलांजना दत्त। यह परिवार पहले बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में रहता था और यह वही जिला है जहां पिछले साल दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई थी। तस्लीमा नसरीन ने इस हिंदू परिवार पर यह उपन्यास इसीलिए लिखा क्योंकि वो भी इसी मैमनसिंह जिले से थी, और वो बताती हैं कि यह हिंदू परिवार बहुत पहले मैमनसिंह जिले से राजधानी ढाका आ गया था। कारण यह था कि जब सुधामय दत्त की बेटी नीलांजना दत्त 6 साल की थी तब उनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। और इस घटना के बाद यह हिंदू परिवार इतना डरा कि वो अपनी 10 लाख की जमीन को 2 लाख रुपए में बेचकर ढाका चला गया। यह सोचकर ढाका गया कि वो वहां सुरक्षित रहेगा। लेकिन 1990 में बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगे भड़के। इन दंगों में फिर से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उस समय कमाल नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने इन दंगों में इस हिंदू परिवार की जान बचाई, और यहां से इस हिंदू परिवार को यह लगा कि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर 2 साल बाद जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया तो दोबारा से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर खून खराबा शुरू हो गया। उस वक्त इस हिंदू परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, यह देश उनका भी है, इसीलिए वो भी मुसलमानों की तरह सड़कों पर पूरी आजादी के साथ घूम सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर 1992 को इस हिंदू परिवार के घर के बाहर एक जुलूस निकला। इसमें कई मुसलमान ये नारा लगा रहे थे कि 1-2 हिंदू को पकड़ो और सुबह शाम नाश्ता करो। जब इस परिवार ने इन नारों को लगाने वाले मुसलमानों का चेहरा देखा तो उन्हें पता चला कि ये सारे उन्हीं के मोहल्ले के हैं। इनमें आसपास रहने वाले जब्बार, रमजान, आलमगीर, कबीर और अबेदीन जैसे लड़के थे जो सुरंजन दत्त से परिचित थे। इसके अगले दिन जब सुरंजन दत्त अपने घर से बाहर जाने की हिम्मत करता है तो वो ये देखते हैं कि कई लड़के एक समूह में खड़े होते हैं। वो सुरंजन को देखकर ये कहते हैं कि हिंदू है, पकड़ो। यानी इस हिंदू परिवार को उसके परिचित और पड़ोसी मुस्लिम परिवारों ने ही असहाय छोड़ दिया।
और इनमें भी जो मुस्लिम लड़के इस हिंदू परिवार को मारना चाहते थे, उनमें भी आलम नाम का एक लड़का चंदा लेने के लिए उनके घर आता था। यह वही क्षण था जब इस हिंदू परिवार को समझ आया कि उन्हें कोई मुसलमान बचाने नहीं आएगा। और यही सोचते हुए सुरंजन दत्त ने अपने बचपन की वो घटना याद की जब 7वीं कक्षा में फारूक नाम का उसका दोस्त अपने टिफिन में गोमांस लेकर आया था और जानबूझकर उसने ये गोमांस सुरंजन दत्त को खिला दिया था। इस घटना को याद करते ये हिंदू परिवार दंगों के वक्त खूब डर रहा था और इसी डर के बीच वो हुआ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेचारगी दिखाने वाला था। कुछ कट्टरपंथियों ने दंगों के दौरान इस हिंदू परिवार के घर पर हमला किया और सुधामय दत्त की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। उस वक्त इस परिवार ने कई मिन्नतें की, पड़ोसी मुस्लिम परिवारों से मदद मांगी, लेकिन ये मुस्लिम परिवार इस हिंदू परिवार को ऐसे देखते रहे जैसे ये पागल हो, बेवजह चिल्ला रहे। यहां पर इसका जिक्र करते हुए तस्लीमा नसरीन लिखती हैं कि किरणमयी के दरवाजा खोलते ही अचानक 7 युवक धड़ाम से अंदर घुसे। उनमें से 4 के हाथों में मोटी मोटी लाठियां थीं, बाकी के हाथों में क्या है देखने से पहले ही किरणमयी को लांघते हुए वो अंदर घुस आए। उनकी उम्र 21-22 की होगी। 2 के माथे पर टोपी थी, पजामा कुर्ता पहने हुए थे, बाकी 3 पैंट शर्ट में थे। अंदर घुसकर किसी से कुछ बोले बिना टेबल, कुर्सी, कांच की अलमारी, टेलीविजन, रेडियो, बर्तन, किताब, ड्रेसिंग टेबल, कपड़ा लत्ता, पेडेस्टल फैन, जो कुछ सामान मिला उन्मादी की तरह तोड़ने लगे। आखिर में जब इस परिवार को पता चला कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की लाश को पास के एक इलाके में देखा है, तो यह हिंदू परिवार इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि वो उसे देखने जाए। इस परिवार ने आखिर में यह तय किया कि बांग्लादेश ने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं और इसी के बाद वो भारत जाने के लिए तैयार हुए। और सोचिए, यही वो कहानी है जो कट्टरपंथियों को उस जमाने में इतनी चुभी कि पहले वहां की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया, बाद में तस्लीमा नसरीन को देश छोड़ने के लिए कह दिया। और सोचिए, ये सब हिंदुओं के साथ उस बांग्लादेश में हुआ जिस बांग्लादेश का निर्माण इसी भारत ने कराया था। हालांकि अब तस्लीमा नसरीन 20 साल बाद 1 अगस्त को कोलकाता लौट रही हैं और इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद उनका स्वागत करेंगे। कई बार लगता है कि धर्म की यह लड़ाई राजनीति तक ही सीमित होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। 20 तारीख को न्यूयॉर्क में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन जानते हैं इस मैच से पहले पूरी दुनिया में और खासकर मुस्लिम देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यह हो रही है कि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इजरायल का समर्थन करते हैं और इसीलिए मुसलमानों को फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मेसी की टीम का नहीं बल्कि स्पेन का समर्थन करना चाहिए। यानी यहां भी धर्म। लियोनेल मेसी आमतौर पर राजनीति और विवादों से दूर रहते हैं। मैदान पर अपनी शानदार प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले मेसी ने अपने पूरे करियर में बहुत कम मौकों पर राजनीतिक बयान दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेसी का नाम कई बार इजरायल, यहूदी समुदाय और जियोनिज्म से जुड़े विवादों में खींचा गया। कुछ इजरायल विरोधी समूहों ने उनके पुराने कार्यक्रमों और संपर्कों को लेकर सवाल उठाए, जबकि कई इजरायली प्रशंसक उन्हें समर्थन देने वाले खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। हालांकि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लियोनेल मेसी यहूदी नहीं है, वो कैथोलिक ईसाई हैं और वो अपने गोल का जश्न अक्सर आसमान की ओर देखकर मनाते हैं, जो उनकी दिवंगत दादी सेलिया के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि फिर भी उन्हें इजरायल से जोड़ा जाता है और कारण यह है कि 2013 में मेसी ने इजरायल में होने वाले मैकाबिया गेम्स के लिए अर्जेंटीना की यहूदी टीम को शुभकामना संदेश भेजा था। मैकाबिया गेम्स को अक्सर यहूदी ओलंपिक कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के यहूदी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसके बाद 2013 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ मेसी इजरायल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने जेरूसलम स्थित वेस्टर्न वॉल का दौरा किया और यह दौरा इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों के बीच शांति और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान बार्सिलोना टीम ने इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों के लिए फुटबॉल कैंप लगाए, इजरायल के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर बाद में मेसी को कुछ लोग इजरायल का एजेंट बताने लगे। 2014 में पोप फ्रांसिस की पहल पर रोम में एक मैच फॉर पीस आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति का संदेश देना। मेसी ने इस पहल का समर्थन किया था, हालांकि चोट के कारण मैच नहीं खेल पाए, जिससे उनकी मंशा पर फिर सवाल उठाए गए। और सवाल उठाने का कारण यह था कि इस मुकाबले में दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए थे, लेकिन मेसी इसमें नहीं आए थे। 2016 में भी मेसी एक विवाद में तब फंस गए जब उन्होंने अपने फुटबॉल जूते
एक चैरिटी के लिए दान किए। मिस्र में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो इजरायल समर्थक हैं। मिस्र फुटबॉल फेडरेशन के एक अधिकारी ने भी मेसी की आलोचना की। हालांकि इस पूरे विवाद में एक गलत दावा भी सामने आया कि मेसी यहूदी है। सच्चाई यही है कि मेसी कैथोलिक ईसाई है, यहूदी नहीं है, और यह कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है। लेकिन फिर भी लियोनेल मेसी को इजरायल और यहूदी बताकर उनके खिलाफ दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है और ज्यादातर मुस्लिम देश स्पेन का समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी लामिन यमाल फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और मैच के दौरान पहले मैदान पर फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा चुके हैं। यानी कहानी अब यह हो गई है कि अर्जेंटीना और स्पेन के फाइनल मैच को इजरायल बनाम फिलिस्तीन की लड़ाई का केंद्र बना दिया गया है और इसमें भी लियोनेल मेसी को लेकर खूब झूठ फैलाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति कट्टरपंथी बन सकता है या नहीं, इसका सटीक अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गुजरात पुलिस के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की एक एसओपी को लेकर सवाल उठाए। एसओपी का मतलब वो कुछ संकेत जिनकी मदद से यह पता लगाया जा सके कि कौन व्यक्ति कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है। जैसे गुजरात के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की इस एसओपी में कुछ ऐसे व्यवहार या संकेत बताए गए हैं जिन पर पुलिस को नजर रखने को कहा गया है। इनमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक लंबी दाढ़ी रखने लगे, नकाब पहनकर रहे, रोजमर्रा की बातचीत में अरबी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करे, धार्मिक कारणों से नौकरी छोड़ दे, बार बार मस्जिद या मदरसे जाए, विदेशी या संदिग्ध ऑनलाइन कंटेंट देखे, एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करे, कट्टरपंथी संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट या कंटेंट को फॉलो करे और संदिग्ध लेन देन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करे, तो उस व्यक्ति पर नजर रखी जानी चाहिए। क्योंकि इस एसओपी के मुताबिक पुलिस मान रही है कि यह किसी व्यक्ति के कट्टरपंथी बनने की पहली सीढ़ी हो सकती है। लेकिन राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस एसओपी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि केवल दाढ़ी रखना, नकाब पहनना या अरबी भाषा के शब्द बोलना किसी को कट्टरपंथी नहीं बनाता और इससे एक खास समुदाय के लोगों की धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग हो सकती है, जो संविधान के खिलाफ है। जबकि गुजरात सरकार और पुलिस का पक्ष यह है कि इन एसओपीज का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है और यह केवल आशंकित कट्टरपंथी गतिविधियों की शुरुआती पहचान के लिए दिशा निर्देश है। पुलिस यह भी भरोसा दे रही है कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई केवल दाढ़ी, नकाब या धार्मिक आचरण के आधार पर नहीं होगी, बल्कि कई संकेतों और खुफिया जानकारी को मिलाकर ही आगे की जांच की जाएगी। यह सवाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए हमेशा से रहा है कि वो कट्टरपंथ की तरफ जाने वाले संदिग्धों की पहचान कैसे करें। जब वो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोफाइलिंग करती है या उनके व्यवहार और संकेतों के लिए कोई एसओपी बनाती है, तो उन पर ऐसे ही विवाद होता है। और विवाद का एक कारण यह भी है कि कई बार ये एसओपी धर्म के आधार पर लोगों की प्रोफाइलिंग करती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, वो भी समझिए। जो लोग कट्टरवाद की तरफ जाते हैं वो किसी न किसी धर्म से ही होते हैं। उनके कट्टरपंथ का संकेत उनके व्यवहार से पता चलता है। यही कारण है कि पुलिस और एजेंसियां ऐसे संकेतों को अपने लिए मददगार मानती हैं और ये भी पूछती हैं कि अगर उन्हें धार्मिक कट्टरवाद रोकना है तो वो बिना ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग के कैसे काम करें। और ये चुनौती सिर्फ भारतीय एजेंसियों के सामने नहीं है, यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसी एसओपी बनाई है जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक प्रोफाइलिंग हो सकती है और वहां है इस पर विवाद हुआ है। लेकिन दुनिया भर की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां यही सवाल पूछती हैं कि जब कट्टरवाद धर्म के आधार पर फैलता है तो वो इसकी एसओपी कैसे बनाए। जब इस एसओपी को लेकर इतना विवाद है, तभी गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जिसमें कुछ संदिग्ध आतंकी न सिर्फ बम बना रहे थे बल्कि उनका बमों में विस्फोट करके उनका परीक्षण भी कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अमीन शेरा अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन और स्थानीय बाजार से गन पाउडर और दूसरी चीजें खरीदता था। आरोप है कि इन सामानों से ये लोग खुद बम बनाने की कोशिश करते थे और फिर उसके छोटे छोटे धमाके करके ये सीखते थे कि विस्फोट कैसे किया जाता है। इस मामले में बिलाल नाम के आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ
अन्य आरोपियों को अलग अलग मदरसों से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि करीब 3 साल पहले बिलाल ने अमीन को एक पेन ड्राइव दी थी। और उसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाषण और कट्टरपंथी वीडियो मौजूद थे। जांच एजेंसी का कहना है कि अभी एक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि आरोपियों को किसी आतंकी संगठन से सीधे धमाका करने का आदेश मिला था। आरोप है कि वो अपने स्तर पर बम बनाने और उसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें भी जांच की सबसे बड़ी कड़ी पाटन जिले के जमिया अब्दुल हसन वक्फ मदरसे तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इसी मदरसे में बम बनाने की प्रैक्टिस की जाती थी और आरोप है कि पास की नदी के किनारे जाकर छोटे छोटे विस्फोट करके उनका परीक्षण भी किया जाता था। देख सकते हैं इसी मदरसा से जो 5 आरोपी है उसमें से कुछ आतंकी है जो इसी मदरसा से वो अभ्यास कर रहे थे। संदिग्धों को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और गुजरात में उसका नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में भी जुड़े थे। खुलासा ये भी हुआ कि खेतों में उसका परीक्षण भी हुआ किया था। एटीएस के अनुसार उन्होंने कई बार परीक्षण करने की कोशिश की थी लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। हाँ, वो कर रहा था। मैं तो सुबह में ड्यूटी पे चला जाता, वो शाम को आता। उसकी मम्मी पूछी कि तू ये सब बर्तन खराब कर रहा है, क्या कर रहा है, सब क्या पाउडर है? बोले दरख्तों के अंदर डालने के लिए पाउडर है, मैं उसको बना के चारों में डालूंगा। अगर हमारा बच्चा कसूरवार है और देश के खिलाफ काम करने जाता है तो हम बहुत दुखी है, उसके काम के साथ हम नहीं है। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फ़ोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर अपनी सेना को उतारने पर विचार कर रहा है। अब यह बहस 28 फरवरी के बाद से लगातार हुई है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा या नहीं, और अमेरिका ने अब तक बार बार अपने इस विचार को चर्चा तक ही सीमित रखा है और अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि अमेरिका और ईरान ने अब भी अपने हमलों को रोका नहीं है। अब जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है, तभी संयोगवश अमेरिका ने 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से अपनी सेना को हमेशा के लिए वापस बुलाने का फैसला किया। 23 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर सैन्य हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिनमें केमिकल वेपन, संभवतः परमाणु हथियार शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का आरोप था कि इराक इन हथियारों को छिपा रहा है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादी संगठनों, खासकर अल कायदा को दे सकता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे हथियारों के ठोस प्रमाण नहीं मिले थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर हमले की स्पष्ट अनुमति भी नहीं दी थी। इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी कि सद्दाम हुसैन का शासन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और इराक में लोकतंत्र स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। यानी पूरी स्क्रिप्ट वैसी ही थी जैसी आज ईरान को लेकर दिखती है। तब अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई।
दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी, जिसे 30 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस बात को 23 साल हो चुके हैं। आज तक इराक में ऐसे हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई है जिसे लेकर अमेरिका ने दावा किया था और वहां 23 साल तक अपनी सेना को रखा। और जानते हैं इन 23 सालों में अमेरिका ने इराक में $3 ट्रिलियन खर्च किए, जो रशिया जैसे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। और इस इराक में इस ग्राउंड ऑपरेशन के 23 साल बाद अमेरिका यह कह रहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को इराक से वापस बुला लेगा। और अजीब बात यह है कि इराक से 23 साल बाद सेना वापस बुलाने वाला यही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है। Well, we don't think we need the military there anymore. It's a very big operation. And what we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq, and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be, but we don't think that's going to be necessary. अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना क्यों बना रहा है। साल 2022 याद करिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने यूक्रेन के पावर ग्रिड, बांधों, पुलों और ऊर्जा ढांचों पर हमले करने के लिए रूस की सेना की आलोचना की थी। अमेरिका ने शब्दशः कहा था, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। इसी युद्ध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन अब 2022 से 4 साल आगे 2026 में आइए, जो अमेरिका यूक्रेन के नागरिक ढांचों पर रूसी हमले को अपराध बता रहा था, वही अमेरिका पिछले 5 दिनों से लगातार ईरान के पावर ग्रिड्स, पुल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। जिन कानूनों का पालन अमेरिका पूरी दुनिया से कराना चाहता है, उन्हीं कानून का पालन वो खुद क्यों नहीं करता। आरोप है कि कल रात अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मोज़गन प्रांत में 5 पुलों पर हमले किए, जिनमें कुल 8 लोग मारे गए। इस युद्ध में इतनी मौतें अप्रैल महीने के बाद हुई हैं और इसके बाद इस युद्ध ने और भी खतरनाक रूप ले लिया है। तो अगर अमेरिका का लक्ष्य ईरानी सेना और उसकी मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है, तो फिर पुल, रेलवे, पानी की फैक्ट्री, पावर ग्रिड और दूसरी नागरिक सुविधाओं को निशाना क्यों बनाया रहा है? इसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल डुअल यूज होता है। डुअल यूज यानी कि जो पुल, सड़कें, पावर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी ईरान में है, वहां उसकी सेना छिपी हुई है। और इसीलिए छिपी हुई है क्योंकि किसी भी युद्ध में नागरिक ढांचों को बहुत आसानी से निशाना नहीं बनाया जाता। इसी कारण ये नागरिक ढांचे सुरक्षित माने जाते हैं और कई बार वहां युद्ध लड़ने वाली सेनाएं शरण ले लेती हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की सेना भी यही कर रही है और वो इसके पीछे दक्षिणी ईरान का उदाहरण देता है। दक्षिणी ईरान का मतलब उस इलाके से है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं इलाकों से ईरान हॉर्मुज को नियंत्रित करता है और इस नियंत्रण को कमजोर करने के लिए वो सैन्य ठिकानों में बदले इन सभी नागरिक ठिकानों को नष्ट कर रहा है। अब ये दलील अमेरिका की है, जिससे ईरान साफ इनकार करता है। ईरान कहता है कि अमेरिका उस पर बातचीत का दबाव बनाने के लिए इन नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है। और यह बात राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी कही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसी हफ्ते कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले करेगा। और ईरान का आरोप है कि यही हो रहा है। अभी इन हमलों के पीछे एक थ्योरी और चल रही है, जिसका जिक्र अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में किया। इसमें कहा गया कि अमेरिका ऐसी उम्मीद कर रहा है कि अगर नागरिक ढांचों पर हमला होने से ईरान में आर्थिक परेशानी बढ़ेगी तो वहां के लोग रोजमर्रा के संकट में सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे। जनता में असंतोष बढ़ेगा। जनता युद्ध को रोककर बातचीत करने के लिए ईरान की सरकार पर दबाव बनाएगी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा होगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। इस पूरी खबर में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अगर नागरिक ढांचों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है तो अमेरिका इन्हें क्यों नहीं मानता। दूसरा, अगर अमेरिका के मुताबिक ईरान की सेना इन नागरिक ढांचों को अपनी ढाल बना रही है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होना चाहिए। यह सवाल पिछले साल इजरायल ने भी पूछा था,
जब गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों में हमास के आतंकी छिपे थे और इजरायल ने जब उन पर कार्रवाई की थी तो उस पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। गाजा ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर मिसाइलें दागी, तब वहां भी आतंकियों ने मस्जिद बनाई हुई थी और मस्जिद को अपनी ढाल बनाया था। इससे यही सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। हालांकि यहां हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिक ढांचों को ईरान की सेना द्वारा ढाल बनाने के आरोप अमेरिका के हैं और ईरान ने इन्हें गलत और बेबुनियाद बताया है। ईरान यही कह रहा है कि अमेरिका अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठे दावे गढ़ रहा है। इस युद्ध के बीच दो और ऐसी खबरें आई जो अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चिंतित करेंगी। इनमें पहली खबर यह है कि दुनिया के बड़े देश अब अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अमेरिका के ही मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने प्रकाशित की है और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को वजह बताया है। इसके मुताबिक दुनिया के 20 प्रमुख देश 2023 में चीन के मुकाबले अमेरिका के प्रति ज्यादा सकारात्मक रुख रखते थे। 2023 में अमेरिका को 58% और चीन को 32% लोगों ने सकारात्मक माना था, लेकिन अब यह कहानी पूरी तरह पलट गई। अब इन 20 देशों में 36% लोग अमेरिका के लिए सकारात्मक राय रखते हैं, जबकि चीन के लिए यही आंकड़ा 46% है। हालांकि इसमें भी एक कैच है, दुनिया के ज्यादा देशों में चीन के मुकाबले अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है, लेकिन भारत अब भी चीन के मुकाबले अमेरिका को ही विश्वसनीय मानता है। भारत में 45% लोगों ने अमेरिका के प्रति विश्वास जताया, जबकि चीन के समर्थन में सिर्फ 23% लोग ही नजर आए। अगर राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो भारत में 39% लोग उनका समर्थन करते हैं, जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग में विश्वास दिखाने वाले 25% लोग हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आजकल पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 83% लोग शी जिनपिंग को विश्वसनीय मानते हैं। ट्रंप का समर्थन केवल 12% लोग वहां पर करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करने वाले ज्यादा हैं, और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान युद्ध के बाद दुनिया की मुस्लिम आबादी में ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटी है। अब यह तो हुई पहली खबर जो ट्रंप को थोड़ा परेशान कर सकती है। दूसरी खबर ऐसी है कि आपके लिए भी शायद उस पर यकीन करना मुश्किल हो। ट्रंप के लंबे समय से टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर रहे गैब्रियल पेरेज विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि उन्होंने ट्रंप के कई भाषणों की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्रेडिक्शन मार्केट पर जुआ खेला और इससे $1 लाख से ज्यादा की कमाई की। यानी राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जो टेलीप्रॉम्प्टर मशीन में देखकर जो भाषण पढ़ते हैं वो मशीन इनके द्वारा चलाई जाती थी, और इसके कारण गैब्रियल पेरेज को पता होता था कि ट्रंप आज क्या कहने वाले हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने ऑनलाइन प्रेडिक्शन मार्केट में जुआ खेला और यह दांव लगाया कि आज ट्रंप क्या कहेंगे, और इस जुए के सहारे उन्होंने भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लिए। इन आरोपों के बाद गैब्रियल पेरेज को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन यहां यह भी सोचिए अमेरिका में यह हो क्या रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बताते हैं। कहानी इसलिए क्योंकि अगर हमने आपको यह बताया कि भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, तो शायद आप ये नहीं जान पाएंगे कि भारत ने इससे असल में हासिल क्या किया। इसे समझने के लिए आपको 5 दशक पीछे चलना होगा, जब संजय गांधी ने सपना देखा था कि भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती पीपल्स कार बनाई जाए। इसके लिए 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई और बाद में इसके लाइसेंस और जमीन आवंटन को लेकर खूब विवाद हुए। नतीजा यह निकला कि साल बीतते गए, भारत खुद से अपनी पहली पीपल्स कार नहीं बना पाया। इसके लिए हमें जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को अपना साझेदार चुनना पड़ा और इसके बाद विदेशी तकनीक और सहयोग से 1983 में मारुति 800 कार लॉन्च की गई। ये कहानी उस दौर की थी जब हमारे लिए खुद कोई चीज बनाना आसान नहीं था और हम विदेशी तकनीक और सहयोग पर निर्भर रहते थे। अब साल 1983 से आज के भारत में लौटते हैं और इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं।
जब भारत ने पहली बार यह तय किया कि हमारे देश में भी हाइड्रोजन ट्रेन होनी चाहिए, तब हर बार की तरह पहला विकल्प यही था कि हम इस ट्रेन को दूसरे देशों से खरीद लें। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। सिर्फ 10 साल पहले 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को एक प्रदर्शनी में पेश किया गया। 2 साल बाद 2018 में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया और डीजल ट्रेनों का इन्हें विकल्प बनाया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या सीमित स्तर पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। अब भारत अगर पुराने तरीकों से सोचता तो हम अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इनमें से किसी देश के पास जाते और इनसे हाइड्रोजन ट्रेन को खरीदने का करार करते। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने तय किया कि हम ये ट्रेन खुद बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की शुरुआत की। 2022-23 में पहली बार घोषणा की गई कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन्स को विकसित करेगा ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी। सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी और आज 4 सालों में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सेट तैयार हो चुका है। और जानते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है? 8 साल पहले जर्मनी ने जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई वो 742 करोड़ रुपए की थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और पैसा भी खूब खर्च होता। लेकिन भारत ने खुद से प्रयास किया और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली। यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए। और न सिर्फ बचत की हमने, बल्कि इस ट्रेन को अपने लोगों के हिसाब से बनाया। दुनिया के ज्यादातर देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 कोच की हैं और सीमित यात्रियों के लिए बनाई गई हैं, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोच की होगी और इसमें लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यानी भारत ने सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन नहीं बनाई, बल्कि इसे अपने लोगों के हिसाब से कस्टमाइज किया और कोई भी देश ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है और इससे हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेन कार हैं, 2 इंजन हैं और ये जो इंजन है वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो सबसे क्लीन फ्यूल पर चलने वाली है, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें निकलती हैं। अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें वो है वाटर वेपर और हीट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन इस ट्रेन से नहीं होता है और क्लीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रेन शुमार हो जाती है। अब यहाँ इस बदलाव को भी देखिए कि भारत अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऐसे विकल्प तैयार कर रहा है जो उसकी ऊर्जा निर्भरता को भी कम करेंगे और जो ग्रीन इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे। जैसे आज पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है जो गन्ने, धान और मक्के से बनता है। डीजल में
इसोब्यूटानॉल मिलाने का प्रस्ताव है जो कम कार्बन उत्सर्जन करता है। गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक आ रही हैं और बिजली में भी न्यूक्लियर पावर और सोलर एनर्जी को विकल्प बनाया गया है, जिससे कोयला कम जलाना पड़े। आखिर में खेती में भी बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत ग्रीन इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। और ये ऐसे बदलाव हैं जो आज से 10 साल बाद भारत को काफी हद तक बदल कर रख देंगे। हालांकि यहां हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने से पर्यावरण को लेकर कई फायदे हैं, लेकिन इसी के साथ इथेनॉल को लेकर लोगों की भी कई चिंताएं हैं, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।